अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को एक तो मोस्ट वेलकम करता हूं और दूसरा ये कि यार आज जो है ना हम ईद के बाद मिल रहे हैं तो भाई गुज़िश्ता ईद मुबारक कहने में कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। सो आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुजरी हुई ईद मुबारक, ठीक है। और आप लोगों ने इस ईद में बहुत हल्ला गुल्ला किया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा और खाया बहुत होगा गोश्त, ठीक है। सो आप लोगों ने बना ली है अपनी सेहत और अपने आप को कर लिया है रिफ्रेश। तो अब हम चाहते हैं कि उस सेहत का, उस एनर्जी का जो आपने हासिल की है इस ईद में और अपना मूड रिफ्रेश किया है तो उसका हम इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें और फौरन से आप लोगों को जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाएं। पहले लेक्चर में केमिस्ट्री पढ़ाएं भी, ठीक है, कमाल ही हो गया। तो आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं ईद के बाद, छुट्टियों के बाद वापस अपनी डेली लाइफ में यानी रूटीन वाली लाइफ में और क्लासेस के अंदर आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अभी देखो हमारा ये आखिरी महीना है। आखिरी महीने से मुराद क्या है? अभी 3 महीने का सेशन था, 2 महीने गुजार चुके हैं, लास्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने अपना सेशन कंप्लीट करना है, ठीक है, और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। आप लोगों के टेस्ट भी पूरे हो जाएंगे एफएलपी वाले। और मैंने आपको बताया सुबह अर्ली मॉर्निंग में कि भाई आप लोगों का आज एफएलपी नहीं होने वाला, कल आप लोगों का एफएलपी होगा क्योंकि यार बच्चे, मैंने कहा कि यार अभी उठे होंगे, ईद इंजॉय की हुई है। सो ईद इंजॉय करने के बाद अभी वो आए होंगे तो भाई ईद इंजॉय करने का अभी आए, अभी उनको टेस्ट दे दें, उनको कहें भी टेस्ट करें, ये अच्छा नहीं लगता यार, मजा नहीं आता, ठीक है। सो इस मजे को बरकरार रखने के लिए ना जो आपका रिलैक्स रहने वाला मजा है इसको थोड़ी देर तक और बरकरार रखा जाएगा और कल तक रखा जाएगा। फिर कल आप लोगों का टेस्ट होगा। सर आज कोई टेस्ट नहीं है, अभी टेस्ट आप लोगों का क्लास वाला तो होगा हमारा, लेकिन ये है कि एफएलपी टेस्ट नहीं होगा आज आप लोगों का, यानी कोई आज का शाम का टेस्ट आप लोगों का नहीं है, ठीक है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, जबरदस्त हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सिलेबस बताएं। सर सारा सिलेबस वैसे तौर पे जो कल आपका टेस्ट एफएलपी का होगा केमिस्ट्री का, वो चैप्टर नंबर 11 से है। ईद कैसे गुजरी मेरी? अभी ईद जो है इस दफा मैं कहीं गया नहीं, मतलब कहीं भी नहीं गया। वैसे तो ये होता था कि भाई ईद के फर्स्ट डे जो है वो कसाई बन के कुर्बानी करने के बाद दूसरे दिन हमारा होता था कि सिस्टर की तरफ चले जाना, भी उनको कोई जो है वो मतलब गोश्त वोश्त वगैरह देना, ठीक है। लेकिन इस दफा मैंने सारी ईद जो है वो घर बैठ के गुजारी है, वो कहते हैं ना लैपटॉप के सामने, ठीक है, रहकर गुजारी है। और आज थोड़ी सी हंगामा कहते हैं ना हंगामा राई कहते हैं, कुछ इस तरह से घर में होने वाली थी और मैं यहाँ उठ के आ गया हूँ, ठीक है। सो आपकी ईद गुजरी अच्छी थी सर। आज शाम मुझे बिल्कुल आज शाम आप लोगों ने बस वो क्या कहते हैं ना बारबेक्यू की पार्टियां अरेंज करनी है और कुछ नहीं है। सर आपकी ईद कैसी गुजरी? हमारा बहुत अच्छी थी, मतलब बोरिंग तो नहीं थी मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि ठीक थी। ईद को एंजॉय करना पड़ा, बोरिंग ईद को एंजॉय करना पड़ा, कामिल कैसे हो सकता है? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, भी बहुत हो गया ना। अब देखो 40 लोग आ चुके हैं तो इतनी स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, तो लेक्चर्स की मैंने जो अपलोड की थी, मतलब क्या अपलोड की थी, स्लाइड्स अपलोड कर दी हुई थी, ठीक है। और जो है अब क्या करने लगे हैं, अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। गोश्त बतने नहीं गए, गोश्त बांटने नहीं गए, सारा मैं गया था फर्स्ट डे तो यही गुजरा ना हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर बस ठीक था। अच्छा चलिए भी ऐसे करते हैं कि मैं फिर आप लोगों के लिए जो आप मेरी आज की स्लाइड्स हैं वो मैं 1 बाय 1 अपलोड करता हूँ, आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखाई दूँ, साथ में आप लोगों को पढ़ा भी दूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर हम आगे चलेंगे, बातें हमने बहुत कर ली हैं। नहीं जनाब, आपके पास इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है फर्स्ट स्लाइड मौजूद है और ये स्लाइड मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम कैंपस ड्राइव, ठीक है। कैंपस ड्राइव से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की जो बातें वो इतनी मुश्किल नहीं है, आसान सी बातें हमने करनी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये वो चीजें जो आपने पार्ट 1 में भी जो है पढ़ी हुई थी, डिस्कस की हुई थी, इसलिए मेरा ग्राफ जो है वो बस डिस्प्ले की है, कुछ चीजें आप लोगों को बतानी है और उसको गो थ्रू करते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक है। पहली स्लाइड है एटॉमिक रेडियस के हवाले से। मैंने कुछ ना कुछ बात उस दिन भी आप लोगों के साथ शेयर की थी जब मैंने आप लोगों को एटम के हवाले से बताया था। मैंने आपसे कहा था कि चूंकि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी इससे छोटे पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सूरत में, लेकिन समहाउ हम कहते हैं कि एटम जो है वो छोटा पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल है, ठीक है। इतना छोटा पार्टिकल के हम उसको क्या कहते हैं भाई फर्दर क्या कहते हैं उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। इवन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ठीक है, उसके थ्रू भी हम इसको डायरेक्टली तौर पे नहीं देख सकते, ठीक है, इतना छोटा पार्टिकल है। तो यही बात मैं आप लोगों से कहने लगा था कि भाई चूंकि ये बहुत छोटा पार्टिकल है तो इसको हम फिर कैसे देखेंगे? इसको हम फिर ऐसे देखते हैं कि हाँ भी
स्लाइड से स्लाइड कलर नहीं है भाई, कलर नहीं है भाई, सिंपल सिंपल से स्लाइड्स हैं, जैसे मैं सिंपल हूं वैसे मेरी स्लाइड्स होंगी, ठीक हो गया। स्लाइड सही नजर नहीं आ रही भैया, आ रही है आपको स्लाइड सही नजर? अगर नहीं आए तो मैं फुल कर दूंगा इसको, ठीक है, चाहता हूं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा बहुत यूज कर लूं, अगर आप कहेंगे शरीका तो इसको हम फुल मोड पे ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कह रहा था कि जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, हम होमोटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, इस होमोटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर जो है एक्सरे फॉल करते हैं, और एक्सरे फॉल करने से क्या होता है कि एक्सरे के फॉल करने से जो दो हमारे पास जो हैं एटम्स होते हैं जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का हिस्सा हैं, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि भाई इनके जो न्यूक्लियाई हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारे सामने आ जाता है, ठीक हो गया। तो जब दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस आता है इसको हम कर लेते हैं हाफ, ठीक है, और इस हाफ करने से क्या होता है, इस हाफ करने से ये होता है कि हमारे पास एक एटम जो है, ठीक है, उसका रेडियस, उसका जो है हमारे पास समहाउ कोई साइज जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको आपने पार्ट 1 में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको आपने पार्ट 2 में भी यही चीजें पढ़ी हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए मैं इस वक्त देख रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो मेन फोकस करने वाली बात है ना, वो ये नहीं है कि कैसे हमने एटम का साइज मेजर किया था, ये वाली है कि देखो ये वाली हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि भाई हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर हमारा जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये हम कहते हैं कि डिपेंड करेगा। भाई हमारा जहां तक बात बुक की है ना, देखो हम बुक फॉलो करते हैं जो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड होती है, टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, उसमें टेक्स्ट बुक की जहां तक बात है तो वही इंफॉर्मेशन जो है आपको किप्स वाले प्रोवाइड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको जो है वो कोई और जो है वो बुक आपको प्रोवाइड करेगी। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी वो सेम होती है। सो इससे जो है हमें कोई सरोकार नहीं है कि हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, किस चीज से जो है वो डाटा आपको डिस्प्ले कर रही है, यानी जिस जो है किस चीज से आपको मैं जो है कुछ चीज दिखा रहा हूँ, ये जस्ट पिक्चर वहां से मेरे एग्जैक्टली तौर पे ली है, ठीक है, जस्ट इसलिए कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया कन्वे कर दूं, ठीक हो गया। हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किन फैक्टर्स पे हमारा जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। फैक्टर का क्या इफेक्ट होते हैं भाई यही तो देखने लगे हैं सारा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जहां तक हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एटॉमिक साइज है, ठीक है, it depends upon the two factors, which is first one is nuclear charge and the second one is number of shells। मेरे ख्याल से मैंने कल आप लोगों को, यानी कल से मुराद ये है कि जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज समझाई थी, और वो क्या समझाई थी भी, हमने फर्स्ट जो है ग्रुप पे फर्स्ट ए ग्रुप की बात की थी, उसमें मैंने कहा था आप लोगों से कि डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज बढ़ता है, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज हर एक कंसेक्टिव एटम, यानी लिथियम के बाद आ रहा है सोडियम, फिर आ रहा है पोटाशियम, फिर आ रहा है रेडियम, फिर आ रहा है जो है सीजियम, ठीक है। तो हर नए आने वाला जो एटम है उसकी जहां तक बात है तो उसमें एक नया शेल, एक नया ऑर्बिटल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो एक ऑर्बिटल, एक शेल जो है उसकी इंक्रीजमेंट हो रही है, तो इंक्रीजमेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब सर हम तो सब भूल भी गए भाई, ये बड़ी बुरी बात है, और ये बात भूलने वाली आदत नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है सर। शील्डिंग इफेक्ट और ऑन एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली, देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ना कि नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, इस नंबर ऑफ शेल्स में आपका ये पॉइंट आ जाता है, यानी कल भी ये शायद डिस्कस किया था, कल सुना दी है कि लास्ट अपना जो हमने जो है चीज डिस्कस की थी, ठीक है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इफेक्ट होती है, इसमें डिक्रीजमेंट आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेलेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। मैं अब चाहूंगा कि मैं इस जो है पिक्चर को थोड़ी सी देर के लिए रिमूव करूं। देखें जैसे मैंने आपसे कहा था, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। यहां कहीं मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन। अब हम कहते हैं भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, बट दिस अट्रैक्शन फोर्स will compromise, ठीक है, will decrease due to the presence of these intervalent orbitals और electrons, ठीक है। इनकी मौजूदगी की वजह से जो अट्रैक्शन की फोर्स है इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पे ये कम हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, इसको शील्डिंग इफेक्ट का हम नाम देते हैं। सो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल्स ऑलवेज
द शील्डिंग इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। सो ये दोनों बातें हम कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट में समराइज की जा सकती है। अब हम जरा ट्रेंड देख लेते हैं, मैं उस ट्रेंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, साथ साथ अपने पॉइंट अपने जो है अपने पास मार्क कर लेने, यानी कि याद रखने आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मेरे ग्राफ आप लोगों को डिस्प्ले किए हुए हैं, जैसे फर्स्ट वन दिखा हुआ है, अब उसमें देख लेंगे अलोंग द पीरियड है, ठीक है। अलोंग द पीरियड आप बात करते हैं, ये पहला जो है उसने सेकंड पीरियड उसने जो है आपके सामने फर्स्ट ग्राफ में दिया हुआ है और थर्ड पीरियड दूसरे ग्राफ में दिया हुआ है। इसमें आप एक डिक्रीजमेंट इन जो है साइज की बात करते हैं, डिक्रीजमेंट इन साइज की बात करते हैं, व्हाई द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये हमेशा याद रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। व्हाई न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी ये बात क्लियर की थी, हमने जब पीरियड की बात की थी, कि देखो जो पीरियड नंबर होता है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और शेल्स, ठीक है, इन द एटम, ठीक हो गया। जैसे कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ग्राफ मौजूद है। जितने भी एलिमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं सेकंड पीरियड से रिलेटेड, वो सारे के सारे 2 ऑर्बिटल्स या 2 शेल कैरी करते हैं। थर्ड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 3 ऑर्बिटल्स या 3 शेल कैरी करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम समहाउ ये बात कह सकते हैं कि चूंकि इन एटम्स के अंदर, इन एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या शेल जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले। हां ये जरूर है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली तौर पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इस इंक्रीज होने की बुनियाद पर हम ये बात कहते हैं कि भाई जो है न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज था वो इंक्रीज हो रहा था, उसकी अट्रैक्शन की पुल जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ रही थी, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज श्रिंक करता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है। दैट इज व्हाई द डिक्रीजिंग, ठीक है, वी आर टेकिंग, वी आर क्या कह सकते हैं, वॉचिंग दिस ग्राफ, ठीक है, जिसमें कि वो एक डिक्लाइनमेंट को शो कर रहा है एटॉमिक साइज के लिहाज से, ठीक हो गया। और नीचे मौजूद है एटॉमिक ग्रुप की अलोंग बात कर लेते हैं। सो व्हाई देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप, ठीक है, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। इसकी रीजन ये है, भाई आप लोग सुन रहे हो ना मुझे, इसकी रीजन ये है कि भाई डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज बढ़ने की रीजन एक तो ये कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, बिल्कुल सर, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है आपने, मैं आपकी बात पर आ चुका हूं, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा, व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या शेल्स इंक्रीज करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज करता है, और जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस की ग्रिप या अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज एक्सपेंड करता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। सो ये 2 फैक्टर्स थे, ये 2 पॉइंट्स थे और बिल्कुल क्लियर बात है। अब मुझे बताएं कि यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछ लें, नहीं तो हम फिर चलेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज आयनिक रेडियस। उसमें कुछ बातें बड़ी मजे की हैं, कुछ कहने वाली बातें हैं, कुछ करने वाली बातें हैं। सर पीरियड में भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस कैसे डिक्रीज करेगा, सारा यही तो मैंने आपको बताया कि देखो एक पीरियड की बात करते हैं तो ये नंबर इंडिकेट करता है कि उस पीरियड में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या शेल्स कितने हैं। जैसे कि सेकंड की बात कर लेते हैं तो इस तमाम के एलिमेंट्स में 2 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या शेल होते हैं, ठीक है। अब ऑर्बिटल या शेल इंक्रीज नहीं कर रहा, सो शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बात, दूसरी बात कि जब आपका न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है, हाँ, एटॉमिक के इंक्रीज होने पे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इनहांस हो रहा है, तो अट्रैक्शन की फोर्स न्यूक्लियस की रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती जा रही है। वो फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज श्रिंक होते हुए छोटा होता है, मतलब स्मॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, हमारा बात तो वैसे आपने बड़ी मजे की है। अच्छा भाई सर आपने मेरे मैसेज नहीं पढ़े, वो हो वैसे के मैसेज फिर रह गए हैं। Ca का साइज स्ट्रोंशियम और बेरियम से बड़ा क्यों है, अभी देख लेते हैं भाई इसको, अभी देख लेते हैं इसमें क्या मसला है भाई, ठीक है। देखो भाई
सी ए का साइज किसका बोला था आपने? सी आर, स्ट्रॉन्शियम का साइज, अच्छा कैल्शियम का साइज स्ट्रॉन्शियम और बेरियम से बड़ा क्यों है? भाई अभी देख लेते हैं इसको। यहां पर देखो, अगर आप जो है देखो उसकी बात करते हो, ग्राफ की बात करते हो ना, तो यहां पर आपको जो है समहाउ इंक्लाइनमेंट नजर आ रही है। स्ट्रॉन्शियम इज स्टिल ग्रेटर इन साइज, ठीक है, एंड इवन के बेरियम इज स्टिल ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू कैल्शियम, ठीक है। और आप देखें ना, तो जो दो बाकी है ना, देखो ये नहीं हम कह सकते, आपने इसको थोड़ा सा गलत तरीके से देखा। स्ट्रॉन्शियम और जो बेरियम है इट इज स्टिल अबव, क्या? स्टिल अबव कैल्शियम, ठीक है। ये देखना है मींस आपने, ठीक है, ये ऊपर ही है, नीचे नहीं है, ठीक हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एटॉमिक साइज की जहां तक बात है, ठीक है, सो उसमें जस्ट ये फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें कि आप लोग बात करते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी की बात करते हो, उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हो, बहुत से फैक्टर्स। देखो मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप जो है वो एक और चीज भी इंक्रीज करती है, शायद आपको पता होगा। जहां तक डाउन द ग्रुप की बात है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो आपकी मेटेलिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मेटेलिक करेक्टर है, ठीक है, वो भी बढ़ता है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इनहांस होती है, ठीक है। सो ये तमाम फैक्टर्स इन काउंट करते हैं, लेकिन स्टिल कैल्शियम इज बिलो देन बेरियम, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्शियम, ठीक हो गया। जी, still having problems, slowly बोलें, you are very fast, भाई तो आप फास्ट या फास्ट, देखो इतनी एनर्जी बढ़ी हुई है, इतनी चूजियां कीमी है, तो फिर अभी क्यों नहीं होना चाहिए? सर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का बता देंगे, हम बता देते हैं आप लोगों को भाई। सर सांस लेके पढ़ाएं हमें, शॉर्ट में जो फील नहीं यार, देखो इतना कहते हैं ना, अभी वो इतने दिनों बाद पढ़ा रहा हूं, तो अब जाहिर सी बात है वो क्या कहते हैं ना, एकदम से जोश वलवला तो आएगा ना फिर समझाने के लिए, ठीक है। कैल्शियम का साइज बड़ा तो नहीं है, स्ट्रॉन्शियम से बिल्कुल छोटा है भाई, बड़ा नहीं है, एग्जैक्टली इट्स स्मॉलर देन स्ट्रॉन्शियम। जी इजी है बहुत भाई, फायजा ने भी कह दिया इजी है भाई। चले आगे, क्या कहते हो? Is there any question further? हाँ भाई, जहां तक, अच्छा ठीक है भाई, कामिल कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये। अच्छा जहां तक ना व्हाइट बोर्ड पे यूज कर लें भी, तो देखो वानिया, जब आप लोग जो है व्हाइट बोर्ड की बात करते हो, मैं व्हाइट बोर्ड फुल यूज करता हूँ, आप लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें स्लाइड्स चाहिए। ये स्लाइड्स हैं यार, स्लाइड्स में तो जो है मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो मैं बाहर लिख के आता था आप लोगों को, इट्स टू इजी, ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो जरूर करेंगे भाई, बड़ी मेहरबानी है इसका। अच्छा भाई चलते हैं आगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की जहां तक बात है ना, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की जहां तक बात है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है वैसे ही वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की जहां तक बात है, तो ये स्लाइटली डिक्रीज, यानी यूजुअल से जरा ज्यादा ही हम कहते हैं कि जो साइज है वो डिक्रीज करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि श्रिंक करना होता है, ठीक हो गया। तो लेंथेनाइड की जहां तक बात है, लेंथेनाइड सीरीज आप देखेंगे नीचे बिलो पे मौजूद है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दो सीरीज मौजूद है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड की आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यही बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो यूजुअली तौर पे हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, एक अलोंग द पीरियड की हम बात करते हैं। सो अलोंग द पीरियड हम ये बात कहते हैं कि भाई एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, अलोंग द पीरियड, ठीक हो गया। लेकिन जहां तक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात है, चूंकि इसमें क्या होता है, इसमें एफ सबशेल भी अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। एफ सबशेल की मैं बात कर रहा हूं, वो भी अपनी जो इन्वॉल्वमेंट को शो करता है, क्योंकि हम इसको एफ ब्लॉक में शामिल करते हैं, यानी कि इनका एफ जो सबशेल है वो अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। सो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के आने से क्या होता है कि भाई, ठीक है। अच्छा, सो मैं आप लोगों से बात कह रहा था
कि भाई ये जो हाँ भी वॉइस चली गई थी अवैस आ गई है वापस, इतना मसला नहीं था, ठीक है। अच्छा, सो मैं आपसे बात कह रहा था कि ये जो हमारे पास नीचे मौजूद दो पट्टियां ना, एक हमारे पास है कौन कौन सी चीजें भाई, लेंथेनाइड है और एक एक्टिनाइड सीरीज है। इन दोनों की बात करें तो इसमें एफ सबशेल अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, सो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना डी वाले, ठीक है, डी वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतना ज्यादा इफेक्टिव वे के अंदर वो जो कहते हैं शील्डिंग का इफेक्ट कास्ट करना वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स है वो और ज्यादा फील करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जो यूजुअल हमारा एक अब कहते हैं पीरियड के अलोंग एक सीक्वेंस बना होता है कि भाई इस तरतीब से एलिमेंट्स ने अपना एटॉमिक साइज डिक्रीज करना है, उससे ज्यादा हम कहते हैं कि ज्यादा फास्टली और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उनका साइज डिक्रीज करते हैं। इट इज कॉल्ड सिंपली द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक साइज ड्यू टू द एफ सबशेल which is underfilling for these elements। इनको हम एक्टिनाइड और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हुए कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन की बात करूंगा, साथ साथ एमसीक्यू के लिए ना ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। एमसीक्यू क्या बिल्कुल ठीक है वैसा ना, मैं चाह रहा हूं कि दो तीन कॉन्सेप्ट इकट्ठे हम पढ़ लें क्योंकि ये बहुत बेसिक है यार, इसलिए जो है कर लेते हैं। सर थोड़ी देर पहले आपने आपकी वीडियो देखी इल्म की दुनिया पे, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, अच्छा भाई बड़ी मेहरबानी, ठीक है भाई। भाई वंस मोर क्या, वंस मोर हमाद, वंस मोर बात नहीं होगा, पहले हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ले जनाब, इस वक्त आपके पास, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है जिसमें कि आप आयनिक रेडियस की बात करेंगे। आयनिक रेडियस का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, आयनिक रेडियस का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द सेंटर ऑफ द आयन, ठीक है, एंड द आउटर बाउंड्री ऑफ इट्स एलिमेंट क्लाउड, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड द आयनिक रेडियस, ठीक है। अब इसमें दो चीजें समझने वाली हैं, मैं चाहूंगा व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं, फिर आप लोग कहते हैं भाई कि मैं व्हाइट बोर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। सो पहले तो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा बता दूं। देखो जरा, देखें, ये है एक एटम जिसमें कि ये सेंट्रल में न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन, देखो पहली बात तो ये कि एटम की जहां तक बात है तो एटम जो है हम ये बात कहते हैं कि ये एक न्यूट्रल स्पीशी है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक न्यूट्रल स्पीशी है जिसपे कोई हमारे पास चार्ज नहीं होता, ठीक है। व्हाई देयर इज नो चार्ज ऑन एटम, ठीक है, इसलिए कि उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही नेगेटिव चार्ज उसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की सूरत में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है जी। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, सो देयर इज नो नेट चार्ज ऑन सिंगल एटम, ठीक हो गया। अब अगर हम क्या कहते हैं कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, सो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो रिमेनिंग नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ चुकी है, सो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जितने भी एटम्स, यानी पॉजिटिव चार्ज के जितने भी आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनका साइज स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दियर पेरेंट एटम, ठीक है। ये हमेशा याद रखना आपने कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं इनका साइज स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दियर पेरेंट एटम, ठीक हो गया। तो ये सिंपल टॉपिक है, आप इनको इतना ज्यादा समझा रहे हैं, मसला यही है कि यार आप लोगों को नहीं समझाएं तो फिर आप लोगों ने कहना है कि समझाया नहीं, ठीक है। अब मैं दो बातों में इस पूरे टॉपिक को समराइज करता हूं, ठीक है, गजाला ने चूंकि कहा है, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये तो था पॉजिटिव चार्ज वाला। अब अगर हम क्या करते हैं, इस एटम के अंदर आउटर सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा देंगे, देयर विल बी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस था, ठीक है, उसकी अट्रैक्शन पुल ऑन इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगी। वाई क्यों कम होती है भाई, क्यों जो है वो कम हो जाती है? वो इस वजह से है कि भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ चुकी है, उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा हो चुका है, सो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं सकता, ठीक हो गया। तो इस वजह से क्या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता तो है लेकिन उसकी अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाएगी, सप्रेस्ड हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही बढ़ चुका है, ठीक हो गया।
तो हम ये बात कहते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो इस वजह से क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है हमेशा आपने। ठीक है, और अब यहां पर अफशान का क्वेश्चन ले लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इन डी और एफ लॉग डिक्रीज एज कंपेयर टू एस सब शेल फॉर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यही तो मैंने बात की थी वैसे। ठीक है, चलिए अच्छा कि आपने भी जो है इसको रिवाइज करवा दिया। हाँ भी समझ आ गई आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। हम चलते हैं टुवर्ड्स द ग्राफ। ठीक है, ताकि जल्दी से इसको कर लें और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। ठीक है, अभी देखो इस वक्त ग्राफ आपके सामने मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले है। ठीक है, एक तो अलोंग द पीरियड की बात है। देखो जहां तक आनिक रेडियस की बात है तो वही फैक्टर्स हैं कि जो पिछले हमने पॉइंट में क्या कहते हैं ना एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, उसमें देखो भी यहां अलोंग द पीरियड बात है तो उसमें सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की हमने बात की हुई है। अब उसमें आप देख रहे हैं कि आनिक रेडियस भी जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। ठीक है जी, और अलोंग द ग्रुप की बात कर लेते हैं तो अलोंग द ग्रुप जो है जो हमारे पास आनिक रेडियस है ऑलवेज इंक्रीजेस। ये चीज हमेशा याद रखिएगा जब आप कंपैरिजन करते हो अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप की बात करते हो तो ये हमेशा याद रखना है आपने कि कोशिश यही होती है कि हम जो है जो सेम चार्ज कैरी करने वाले आयंस हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करें। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए भी एक आपने +1 लिया हुआ है, एक आप +6 ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई अलोंग द पीरियड या अलोंग द ग्रुप में जो है कुछ यहां पर देख पाऊंगे। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास बेरिलियम, उसके बाद फिर मेरे पास आता है भी बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन है। इन पे मैं चार्ज वो डिफरेंट अमाउंट में लेता हूं, डिफरेंट जो है वो कहते हैं ना कि भाई डिफरेंट तरह से लेता हूं। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म के अंदर तो वेरिएशन आपको पता है कि आएगी आएगी। यानी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता हूं, साइज किसी और तरीके से कम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो और साइज जो है वो किसी और तरीके से जो है डिक्रीज करेगा। तो मैं कभी भी +1 और +2 वाले को एक पीरियड में रखते हुए उनको कंपैरिजन करते हुए मैं ओवरऑल जनरलाइज नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर है, मैं कह सकता हूं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, इसका साइज जो है बड़ा इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसका कम हुआ, लेकिन ये है कि मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में कुछ जनरल बातें नहीं कर सकता इन 2 डिफरेंट चार्ज कैरिंग स्पीशीज को लेते हुए। ठीक है, सिर्फ ये मैं बात आप कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अलोंग द ग्रुप की बात भी आपने कर ली है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई बात होगी। ये क्लियर हो चुका है तो फिर हम मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। हमारे सिर्फ और सिर्फ अब 2 कॉन्सेप्ट्स और रह चुके हैं, जल्दी से इनको समराइज कर लें फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स एमसीक्यूज। हमारे पास टाइम अभी बहुत है, आधा घंटा बाकी, अगर आप लोग मुझे अलाउ करी तो हम नेक्स्ट भी जल्दी से मूव करते हैं, जल्दी जल्दी अपनी स्लाइड्स को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम जो है एमसीक्यूज की तरफ जल्दी से भाग जाएंगे। सर जो पिक्चर है ना वो क्या थी, जो पिक्चर है ना वो बहुत ब्लर है। वैसे आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म के अंदर ये पिक्चर्स अवेलेबल होंगी ग्राफ की। ठीक है, आप वहां भी देख लीजिएगा, मैंने पूरी कोशिश की थी कि इसको मैक्सिमम लेवल पर जो है वो क्लियर करके आपको दिखाऊं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं आगे, भागें भाई जल्दी से लें जनाब। ठीक है भाई, सो नेक्स्ट इस वक्त आपके पास है मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेल्टिंग पॉइंट की जहां तक बात है, ठीक है जी, हम कहते हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एन एलिमेंट चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज सिंपल क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ग्राफ में सेम चेंज है या डिफरेंट, प्लीज क्या मतलब समझ नहीं है भाई, किस ग्राफ की बात करेंगे तो समझ ही कुछ नहीं आया कि आपने क्या क्वेश्चन मुझसे किया है। ठीक है, और सर दौड़ लगा दें भाई, लगा रहा हूं मैं, दौड़ लगा रहा हूं। ठीक है, बायो की क्लास क्यों नहीं होनी भी, वो आज बिजी हैं, आज आ नहीं पाए। ठीक है, सो नो सर क्लियर है स्लाइड्स, ठीक हो गया। अच्छा भी, सो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड्स किन बातों पे भी, एक तो है नंबर ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, यानी कि किसी एक एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस पे क्यों डिपेंड करता है, जरा मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको लेकर आता हूं व्हाइट बोर्ड पे। भी गप्पे नहीं मारने, भी बातें नहीं करनी आप लोगों ने, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है, मुझे देखना है, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है। अगर आपने मुझसे पूछना हो तो फिर बताइएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव क्या, अच्छा भी सिमिलर चार्ज का क्या मतलब होता है? सिमिलर चार्ज का मतलब ये होता है, जैसे लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं भी बेरिलियम +2 की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करना चाहता हूं, बोरॉन पे +2 चार्ज कैरी कर रहा हूं। ठीक है, भी नहीं कंपैरिजन करना चाहता हूं तो फिर बोरॉन पे काम पे +2 चार्ज लगाऊं। ठीक है, सो मैं कहता हूं कि भाई जो आयंस हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपस में उनके ऊपर चार्ज समहाउ थोड़ा बहुत सिमिलर हो तो फिर हम कोई जनरल फॉर्म में बात कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वो अप्स एंड डाउन्स होती रहेंगी। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ही बनेंगी। ठीक हो गया ना? अच्छा
तो भाई अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करना चाह रहा था, क्या क्लियर करना चाह रहा था कि भी जो मेल्टिंग पॉइंट है व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल, ठीक है। हाँ भाई समझ आ गई है, चलिए जबरदस्त हो गया सारा। देखिए जरा फॉर एग्जांपल बोरॉन की हम बात करते हैं, बोरॉन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5, ठीक हो गया, नहीं 2 and 5 नहीं है, 2 and 3, ठीक है। इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप जानते हैं कि जो एटम यानी जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स कि जो किसी एक एटम के आखिरी शेल में होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो बोरॉन जो है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इट विल यूटिलाइज ऑल ऑफ दीज, ठीक है, टू मेक बॉन्ड। तो बोरॉन एक ये है, एक बोरॉन ये है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बॉन्ड आपस में बनाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं भी आपस में 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से हम कार्बन की बात कर लेते हैं, तो कार्बन एक वक्त में कितने बॉन्ड बना सकता है भी, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भी बातें नहीं करनी है आप लोगों ने यार, आपस में बातें करनी है, तो फिर फायदा क्या मेरे पढ़ाने का, ठीक है। बातें ना कर सारा, बिल्कुल ठीक कह रही है, भी बातें नहीं करनी आप लोगों ने, बातें करनी तो बता देना भी, हम भी फिर खामोश होकर आपकी बातें जो है वो सुन लें और आपसे बातें कर लें। अगर पढ़ना है तो पूरी तरीके से पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना तो बता दें ताकि हम भी खामोश हो जाएं, ठीक है। सो बता दें भैया आप लोग, अगर आप लोग कहते हैं कि बातें करनी है तो कर लेते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा सो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि किसी एक एटम के आखिरी शेल पे मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिपेंड करता है, ठीक है। इस बात की इसकी हम बात करते हैं, वो ये कहते हैं क्योंकि देखो ना मेल्टिंग पॉइंट की जहां तक बात है, इवन कि हमने आगे जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है। सो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जो कि हम कहते हैं 2 एटम्स के दरमियान होती हैं, ठीक है जी। हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस के ऊपर। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है। अगर एक 3 बॉन्ड बना सकता है तो इसका जाहिर सी बात है इसमें 3 बॉन्ड बनाएगा, तो फिर इनमें 2 एटम्स को एक दूसरे से जुदा करना बहुत मुश्किल काम है। ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे और मुश्किल काम है। कोई एटम 2 बॉन्ड बना सकता है तो उसमें और आसान है कि इनकी निस्बत के उसको हम सेपरेट आउट कर सकें, ठीक है जी। सो हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, इन आउटर मोस्ट और बैलेंस शेल, ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। भी मुझे भी आपने कंफ्यूज ही कर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो वीडियो स्टक हो रही है किसी की, भी नहीं हो रही है, स्टक क्या हो गया। अच्छा अभी हम आते हैं वापस से अपने ग्राफ की तरफ, इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। भाई सर मैग्नीशियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, वाह अभी देखने लगाओ ना यार, अभी बताता हूं आप लोगों को, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। अब देखो जरा आपके पास जो है ग्राफ मौजूद है, पहला जो है वो अलोंग द पीरियड है, और अलोंग द पीरियड की बात हम करते हैं तो उसमें आप देख लें कि जो पहला सेकंड पीरियड है उसमें लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन का सबसे ज्यादा होता है। उसकी रीजन क्या है, देखो लिथियम में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था आखिरी शेल में, ठीक है। उसके बाद फिर बेरिलियम में हमारे पास 2 हो गए, फिर बोरॉन में 3 हो गए, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो चूंकि वो 4 बॉन्ड बना सकता है तो उसकी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे चलेंगे, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, हम फिर ये बात कहेंगे कि भाई जब उनमें आखिरी शेल में जो पेयर्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ रहे हैं और अनपेयर्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो वो कम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है जी। जहां तक मैग्नीशियम की बात थी तो भाई जाहिर सी बात है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, सिलिकॉन की जहां तक बात है उसमें ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है भी। तो इसलिए हम कहते हैं मैग्नीशियम का कम है, ठीक है भी मेल्टिंग पॉइंट। यहां तक कुछ पूछने आप लोगों ने, जल्दी से बता दें यहां तक। सर कार्बन हर बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, नहीं यार कैसे, किसने कह दिया कामिल, बड़ा छोटा सा और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, वो 2 बॉन्ड एटलीस्ट बना सकता है। जब वो 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास इनफ एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हुए 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल करते हुए अनपेयर्ड फॉर्म में 4 बॉन्ड बना सके। सर किस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इतने बॉन्ड बनाएगा एग्जैक्टली जितने किसी एक एटम के आखिरी शेल में अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
वो उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। ये बात मैं कर रहा हूं आपसे, ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो? हम अलोंग द पीरियड डिस्कस कर चुके हैं, अलोंग द ग्रुप भी डिस्कस कर लेते हैं। अलोंग द ग्रुप की जहां तक बात है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी बात करते हुए हम ये बात कहते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस की तो वो तो इंक्रीज करता है, ठीक है। आपने शायद देखा होगा मेल्टिंग पॉइंट का, लेकिन आपने बुक में भी देखा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स खास करके फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप है उसमें कोई स्पेसिफिक जर्नल हम कहते हैं कि ट्रेंड डेवलप नहीं होता, ठीक है। आपके पास इस वक्त जो है आपके सेकंड ए ग्रुप की जो है उसने अपने ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है जिसमें कि उसने कहा मैग्नीशियम का कम है, मिलियम का ज्यादा होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर कैल्शियम का जो है फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर स्ट्रोंशियम का कम है और बेरियम का स्ट्रोंशियम के ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है जी। अब यहां पर इतनी जो है वो इतना डिफरेंस क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों हम यहां पर देख रहे हैं, उसकी रीजन क्या हो सकती है, ठीक है। ये चीज जो है आपने देखनी है और वो क्या हो सकती है भी मैग्नीशियम की जहां तक बात है। सो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 24 हैं, ठीक है। अगर आप देखें 24 इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इस पिक्चर को जरा यहां से रिमूव कर दूं और थोड़ा सा मैं बता दूं मैग्नीशियम के हवाले से, ठीक है जी। स्ट्रक्चर का इफेक्ट बिल्कुल होगा। शायद आपने कामिल ये बात पढ़ी थी कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है, ठीक है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू ब्रांच वन। क्यों? क्योंकि पोलराइजेबिलिटी मैटर करती है। सो व्हाई डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर समहाउ उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो डिस्क्राइब होता है, ठीक है जी। मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 12। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, 2, 8 और 2 ऐसे कुछ है, ठीक है भाई, 2, 8 और 2, ठीक हो गया। ये इसका मेल्टिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हम कहते हैं कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हैं आखिरी शेल में से तो इस पे आता है +2 चार्ज। क्या आता है इस पे भी? +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी ये स्टेबल तो हो गया, ठीक है। देखो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना जिसमें कि हम बात कर लेते हैं भी कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां राइट कर देता हूं क्योंकि स्पेस मेरे पास वहां कम थी थोड़ी बहुत, ठीक है भी। इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है भी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगी, 2, 8, 8 और 2, सॉरी इस तरीके से 2, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क बल्कि हम कह सकते हैं कि है। यहां पे पहले मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से राइट करूं, ये K में है, ये L में है, ये M में है, ठीक है। यहां देखें ये K में है, ये L में है, ये M में है, ये चला गया N में। समझ आ रही है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट की अभी तक मैंने कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक आप लोगों को, अभी बताऊंगा, ठीक है। देखो अब अगर आप इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करें तो शायद आपको वो जो फार्मूला था पहले वाला 2n⁻², ये याद आए। आपने इस फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए इंडिविजुअल ऑर्बिटल या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये आपने निकाले हुए हैं, देखिए ये आपने क्या किए हुए, निकाले हुए, ठीक हो गया। सर अगर ट्रेंड लिखा जाए तो मैग्नीशियम का सबसे कम होगा मेल्टिंग पॉइंट में सेकंड ग्रुप के ट्रेंड की बात कर रही हूं, बिल्कुल यही देखने लगे, हमरा यही तो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम की जहां तक बात है इट्स Mg, ठीक है। तो देखो इसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन L में है, M में 2 इलेक्ट्रॉन, ये निकाल भी दें तो इट्स स्टेबल नाउ, ठीक है। ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो 8 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो अटेन कर लेता है, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपने कि देखो यार ये जो M था इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते थे एंड यू आर पुटिंग जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसके बाद कैल्शियम के नीचे आप लोग आओगे, ठीक है जी। कैल्शियम के नीचे आप लोग आते हो तो स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ठीक है। सो सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट आप वहां भी देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक हो गया। क्योंकि यहां पर देखो ना L में इलेक्ट्रॉन्स आप डाल ही 8 सकते हो, आपने डाले भी 8 हुए हैं, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है जी। M में चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये चीज आपको नोटिस करना पड़ेगी भाई, कुछ फैक्टर्स जो कि
मोस्टली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो यही होते हैं कि यहाँ पर ये चीज हमारे पास है, ठीक है भी। क्योंकि देखो जहां तक बात है ना मेटल्स की, मेटल्स तो होते ही सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है, मेटल्स तो होते ही सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास सिवाय मरकरी के वो सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाँ, हेलोजेंस की बात कर लेते हैं, वो उसकी बात हम करें वो नॉन मेटल्स हैं। डाउन द ग्रुप वहां पोलराइजेबिलिटी फैक्टर काउंट करता है, दैट इज व्हाई ये फिजिकल जो कहने के अपीयरेंस है, ठीक है, वो चेंज हो रही है विद चेंज इन साइज, ठीक हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहां तक अगर हम बात करें इनकी तो ये सारे के सारे होते ही सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो कैसे कंपैरिजन डेवलप होगा, क्योंकि अनसर्टेन मतलब जो हमारे पास जो कहते हैं ना अभी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज हैं उनमें एब्रप्टली चेंज आने की रीजन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं समझ आई है? यहां तक समझ आ गई है तो बता दें भाई, क्लियर तो कर देना सर। कैल्शियम वाला पॉइंट रिपीट कर दें, मैंने कामिल आपको बताया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखो KLMN, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने राइट की। यहां पर देखो M में इलेक्ट्रॉन हम 8 डाल रहे हैं, एंड इट विल ऑलवेज कैरी 18 इलेक्ट्रॉन विद दिस फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूला के थ्रू इसको 18 इलेक्ट्रॉन कैरी करने चाहिए थे, और यही बात में भी हम देखते हैं, बाकी एलिमेंट्स में भी देखते हैं, ठीक है। ये अब जो है जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये पॉइंट जाहिर सी बात है जो है फिर डिस्टर्बेंस या हम कहते हैं जो हम कहते हैं ना भाई यूनिकनेस, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो एक चेंज बिहेवियर है, ठीक है, वाइटल बिहेवियर है, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सर अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रीड कर दे तो अगर बिल्कुल एम्प्टी हो गया हो तो वो डिजेनरेट हो जाएगा या वहीं रहेगा? देखो मैं आपको जरा बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डी की मैं बात करता हूं ना, इसके पास DXY DYZ DXZ, ठीक है, इस तरीके से DX2Y2 और DZ2, ये 5 हमारे पास हैं, ठीक है। दे ऑल आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड दे विल ऑलवेज हैव सेम एनर्जी, ठीक है, अनटिल अनलेस मैं इनमें से किसी 1, 2 या 3 में इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं कर देता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फॉल करता हूं तो मैं ये कभी क्लेम नहीं कर सकता कि इन सब की एनर्जी सेम है, नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, नहीं क्लेम कर सकता, ठीक है, अनलेस कि हम इनको एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दें या इन सब में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दें, ठीक है, तो फिर तो इनकी एनर्जी सेम हो सकती है। लेकिन अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, बाकी सारे एम्प्टी हैं, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले जो ऑर्बिटल है यानी DXY है, ठीक है, इसकी कंपैरिजन विद एनर्जी कंपैरिजन विद अदर करूंगा तो मैं उसको एक लेवल पे कभी कंसीडर नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अगर जो एम्प्टी कर दिए तो फिर वो डिजेनरेट ही होंगे। इससे लेटेस्ट स्ट्रक्चर का बता दें भाई, लेटेस्ट स्ट्रक्चर की जहां तक बात है ना, ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में केटाइंस और एनाइंस होते हैं, और जो केटाइंस और एनाइंस होते हैं इनमें आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, ठीक है, ये स्ट्रांग इनफ होती हैं कि इनको सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करवाएं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर आप देखते हैं, आपके घर में नमक मौजूद है, वो भी क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है, लेटेस्ट फॉर्म के अंदर है, ठीक है भाई, इस लेटेस्ट फॉर्म के अंदर। मैग्नीशियम का भी BE से कम क्यों है भाई? देखो यही तो कंपेयर करवा रहा था आप लोगों को, यही चीज बता रहा था। बेरिलियम की बात कर लेते हैं भाई। बेरिलियम हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है कितना भाई? हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है। और जहां तक 4 की बात है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 होते हैं, ये 2 देता है, और के में हमेशा आप जानते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी नहीं है, किस में स्टेबिलिटी नहीं है बताया मैंने ज़रफ़शान आपको। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है? नहीं तो क्लियर मेंशन करते हैं यार, हमने बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन की है, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ आए होंगे आप लोगों को। अगर नहीं आए या किसी ने काउंटर कोई और करना है तो जरूर बताएं, भी बड़ा मजा आता है, ठीक है। नहीं तो हम आगे चलते हैं, जल्दी बता दें। अच्छा टेस्ट भी करना है ना हमने आज, और 19 मिनट हो चुके हैं, तो मैं कह रहा हूँ पहले टेस्ट ही कर लेते हैं। क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? फिर हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो फिर उसकी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? बॉइलिंग पॉइंट फिर नहीं करते आज, पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। सो मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का, ताकि आप लोग टेस्ट कर लें, फिर जब वापस आए तो उसमें कोई पॉइंट रह गया हुआ तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे। जी टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का।
सो आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू डोंट माइंड प्लीज रिपीट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अभी कर लेते हैं हमाद, अभी कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। कैल्शियम स्टेबल नहीं होता, स्टेबल होता है सना, स्टेबल होता है। ऑक्टेट तो कंपीट कर लेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा तो पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन वो बात वही मैंने जो आपसे कही कि जो हमारे पास एम है ना, ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए थे, लेकिन हम उसमें 8 डालते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आगे ले जाते हैं, ठीक है जी। जी लें, आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की मैंने बात की थी, अफशान ने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है क्या कहते हैं रिपीट भी किया था, और बड़ा जो है वो ऑथेंटिक पॉइंट था जो उसने राइट किया था हमारे कि उसमें एफ और डी की जो शील्डिंग वाला जो हम कहते हैं ना इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि भाई जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन पुल ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती है, जिसकी वजह से हम अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं इनसाइड द साइज ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, अलोंग द एक्टिनाइट और लेंथेनाइट सीरीज, ठीक है। लेटेस्ट स्ट्रक्चर का बता दें प्लीज। लेटेस्ट स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको आमना के जब हमारे पास जो किसी एक आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। सो उनके थ्रू जो हम कहते हैं ना भी अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप हुई हैं, उनके थ्रू जो हमारे पास फाइनल एक अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस जो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसको कैसे लेटेस्ट का नाम देते हैं, लेटेस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। सो आप लोगों का जो टेस्ट है वो इस वक्त हो रहा है और आप लोग टेस्ट कंप्लीट करें। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। सो 30 सेकेंड्स रिमेन है आप लोगों के पास। पाँच सेकेंड रह गए हैं, जिसके बाद आप लोगों का टेस्ट रिजल्ट डिस्प्ले होगा और रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है। मार्क्स भी बस नॉर्मल से ही हैं, ठीक है। आप लोग भी ईद के बाद आए हो ना, अभी सो के उठ के टाइम लगता है कि भाई स्टेबल हो बंदा और जो है कंसंट्रेट कर सके और उसके बाद फिर पढ़ सके। मुझे बताओ कि कोई इशू टेस्ट में रिगार्डिंग टेस्ट, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो बताएं ताकि मैं वो क्लियर करूँ, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी कोई पॉइंट आपने क्लियर करना हो तो बताएं, नहीं तो आगे चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 4, द लास्ट एमसीक्यू अभी देख लेते हैं, क्लियर है। अच्छा देखिए पहला वाला तो फॉर विच एलिमेंट आर द ग्रुप, ठीक है, नंबर एंड पीरियड नंबर सेम। तो उसमें बेरिलियम की बात करते हैं, इसका पीरियड नंबर भी 2 होता है, ग्रुप नंबर भी 2 होता है। इट्स टोटली आई थिंक मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब आप बात करते हैं ना अलॉन्ग द पीरियड बात करते हैं तो उसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। आप ये बात पता है आप लोगों को। लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है पीरियड 2 का,
दूसरा बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, ठीक है, तो डिक्रीजमेंट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो आपने बात पढ़ी अभी देखी भी, ठीक है, कि जब भी हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके आउटर मोस्ट शेल में से, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो चुके हैं, तो न्यूक्लियस की पुल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज, ठीक है, तो वो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, ठीक हो गया। और which ion is the largest in size in second period, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो Be+2 है और नाइट्रोजन -3 है, ठीक है, भी फ्लोरीन -1 है और क्लोरीन -1 है, ठीक है। देखो सेकंड पीरियड की उसने बात की है तो क्लोरीन तो निकल गया हमारे पास यहाँ से, ठीक है, सेकंड पीरियड में क्लोरीन तो है ही नहीं। मैं जरा इसको रीचेक भी कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है जी। अच्छा, क्लोरीन तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, ठीक हो गया। जब क्लोरीन रिमूव हो गया तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, अभी फ्लोरीन बच गया है, नाइट्रोजन बच चुका है, ठीक है जी, और इसके साथ साथ हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास बच गया है बेरिलियम, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। अब जहां तक इनकी बात है तो इसमें जो है, अब देखें फ्लोरीन और नाइट्रोजन, देखो आप ये बात जानते हो कि बेरिलियम यहां पर आएगा, के बाद आएगा बोरॉन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा हमारे पास ऑक्सीजन और फिर जाके फ्लोरीन ने आना है, ठीक हो गया ना। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये तो आपको पता ही है इस बात का, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे हम -3 चार्ज लगा रहे हैं, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जब आप एटम के अंदर उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर देते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन कर देने से क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एडिशन के थ्रू जो एक आयन बनता है उसका साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू पेरेंटल एटम। वाई? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस की ग्रिप रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे अब कम हो जाएगी, ठीक हो गया ना। इलेक्ट्रॉन्स के जो है नंबर बढ़ने से, नेगेटिव चार्ज इनहांस होने से न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इट विल ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। और एक और लिखा हुआ है फ्लोरीन, ठीक है, ये हम -1, ठीक हो गया। अब इस पे भी सेम यही हम बात करते हैं कि जब हम नेगेटिव चार्ज डालते हैं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसका साइज पेरेंटल एटम की निस्बत बड़ा ही होता है, ठीक हो गया। लेकिन एक चीज के जो हम कहते हैं डाउन द अलोंग द पीरियड, ठीक है, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ठीक है, द एटॉमिक साइज ऑलवेज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज करता है। तो यहां पर इस फैक्टर के थ्रू अगर इसका साइज बढ़ भी गया है, ठीक है, इस एनायन का साइज बढ़ भी चुका है, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स पेरेंटल एटम, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरफ को आते हुए डिक्रीजमेंट इन साइज तो है ही, ठीक है, डिक्रीजमेंट इन साइज हम कहते हैं कि हमारे पास आती है। इस तरीके से फ्लोरीन भी यही चीज जो है वो काज करेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तादाद हम बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, सो नेट हमारे पास क्या है भी इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, उतना काज नहीं करेगा, क्योंकि हम अलोंग द पीरियड कहते हैं एटॉमिक साइज हमेशा क्या करता है, इट ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक हो गया। लेकिन यहां पे परेशान कर देने वाली बात पता है क्या है, परेशान कर देने वाली बात जो है वो ये है कि जो बेरिलियम था उस पर हमने +2 चार्ज लगाया, ठीक है, और +2 चार्ज का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि भाई प्लस चार्ज का मतलब है कि अगर हम जो है बेरिलियम की बात करते हैं तो सिंपल एक बेरिलियम था, अब उस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप बढ़ गई, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, उसमें मजीद जो है हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चूंकि कम हो चुके हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे और मजीद बढ़ जाएगी। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका साइज इतना छोटा होना चाहिए कि इनकी निस्बत हम कहें कि भाई यहां पर चूंकि इंक्रीजमेंट आएगी, यहां पे इंक्रीजमेंट आएगी, तो इट शुड हैव लेस साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है सर। सोडियम नहीं, एफ होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए भाई यहां पर एफ नहीं, सोडियम तो नहीं है यहाँ पर ना, मैंने फ्लोरीन लगाया हुआ है साथ में यहाँ पे, ठीक हो गया सर। लेकिन Be+ चार्ज है, इस तरह से इसका साइज और डिक्रीज हो जाएगा, यही बात कर रहा हूं हमरा। MCQ 3 और 4 आंसर कॉन्ट्राडिक्ट, भाई देखो MCQ 3 तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को ना, कि जब भी आप एक जो है बात करते हो किस चीज की भी स्मॉलेस्ट साइज की बात करते हो, तो स्मॉलेस्ट साइज में आपकी बात हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कंपैरिजन हो तो नेगेटिव चार्ज की जहां तक बात है, ठीक है, उसमें आपने ये देखना है कि अगर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने से अट्रैक्शन की फुल अप्लाई जरूर होती है, साइज जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन देने से साइज बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक
क्लाउड बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाती है। लेकिन इस वाले की जहां तक बात है ना, इस एमसीक्यू की जहां तक बात है, तो उस पे उसने पीरियड की बात की है। उसने कहा कि अराउंड द पीरियड आपने देखना है, ठीक है। सो दो फैक्टर्स हैं, एक तो चार्ज वाला फैक्टर है, जो दूसरा फैक्टर है ना वो ये वाला है जो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स इकट्ठे एक दफा ही आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जब आप उसके लिहाज से बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के लिहाज से बात करते हैं, अगर आप जो है इनके ऊपर आने वाले चार्जेस को इग्नोर करते हैं, तो यहां पर ट्रेंड यही बनता है कि इसका साइज बढ़ेगा, बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप चार्ज को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज डाल देने से, यानी इलेक्ट्रॉन के एडिशन करने से नाइट्रोजन का साइज जो है वो उतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उतना इफेक्ट नहीं होता कि वो इसका साइज इसके निस्बत बढ़ा दें। और जहां तक +2 चार्ज डालने की बात है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने की बात है फ्रॉम बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम के जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की बात है, तो आप यही बात कह रहे हैं कि भी +2 चार्ज है इसके ऊपर, तो इसका एटॉमिक आयनिक साइज छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू दीज वन, ऐसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है, इट इज मच मोर एज कंपेयर टू दीज फैक्टर्स, ठीक है। जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कहते हैं बेरिलियम स्टिल हैव लार्जर साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन -3 फॉर्म के अंदर और फ्लोरीन -1 फॉर्म के अंदर, ठीक है भाई। अब जल्दी से देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था एमसीक्यू नंबर 3, ताकि मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब देखो यहाँ पे पता है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो तो उसकी बात होगी ना। यहाँ मैं इस पर एमसीक्यू नंबर 3 की भी जो है वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दूं आप लोगों को। यहाँ पर है सोडियम +1, ठीक है, फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पर एक और चीज भी आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम +1 है, फ्लोरीन -1 है, ठीक है जी। ऑक्सीजन हमारे पास -2 है, ठीक है जी, और नाइट्रोजन -3 है, ठीक है। ये हमारे पास उसने गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जरा, जहां तक इसकी बात है, अब इसमें ये तमाम के तमाम हैं पीरियड 2 से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जहां तक इसकी बात है ना, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ये हमारे पास क्या है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, उसने पूछा हुआ आप लोगों से स्मॉलेस्ट साइज का कौन सा होगा। देखो मैं जरा, अगर आप इस पे जरा गौर कर लें, इस पे जरा आप देख लें, ठीक है, जरा फोकस कर लें, ठीक है। तो इस पे आप ये देख रहे हैं कि ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है, ये सारे के सारे पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनमें आपने इलेक्ट्रॉन एडिशन करते हुए आपने ये देखा कि चूंकि ये सारे पीरियड जो हैं 2 से ही बिलोंग करते हैं, सो इनमें हम ये बात कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन के थ्रू वो जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होगा। हाँ, वो कितना होता है, इनका आपस में कंपैरिजन बन सकता है कि इनका कंपैरिजन हम देखें कि क्या वो इलेक्ट्रॉन की एडिशन के थ्रू इन पे इफेक्ट जो कि हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के डालने से साइज बढ़ता है, ठीक है, वो इम्पैक्ट जो है वो कितना होगा, ठीक है। और जो पीरियड के अलोंग वाली बात थी कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्या वो काज करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब तक इसकी बात हम करते हैं, सो देखो यहां पर हम ये बात कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की हमने रिमूवल करवाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हमने रिमूवल करवाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की जहां तक बात है, देखो स्टेबिलिटी भी तो गेन कर रहा है ना ये। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, सोडियम की जहां तक बात करते हैं 11 है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंहांस होता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीजमेंट को शो करता जरूर है, ठीक है, लेकिन इट्स हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट, ठीक है, इट इज सफिशिएंट टू डिक्लेयर इट स्मॉलेस्ट वन बाय जब पॉजिटिव चार्ज आप डालते हो, ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है उसकी डिक्रीजमेंट होने की रीजन एक उसकी स्टेबिलिटी भी है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया था। अब बताएं, स्टिल यू हैव प्रॉब्लम और कोई और कंफ्यूजन है? अकॉर्डिंग टू टॉपिक कॉन्सेप्ट टू माय कॉन्सेप्ट 4 MCQ की रॉन्ग है भाई। क्यों हमरा, क्यों भाई, क्यों की रॉन्ग है इसकी? से ये ग्रुप की वजह से इसका साइज स्मॉल होता है। भाई देखो यार सना, आप ये बात देखते हो, लॉन्ग द ग्रुप तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग, ठीक है जी। जो हम कहते हैं कि जो अलॉन्ग द ग्रुप होती है, सो वो तो नहीं है।
भाई हमरा क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन करो, काउंटर क्वेश्चन करो, फिर उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसमें क्या मसला है सर? ये ग्रुप की वजह से नहीं, ये ग्रुप वाला कोई मसला नहीं है सर। इस तरह तो एमसीक्यू 3 में एफ नेगेटिव होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। वो भाई वो क्यों होना चाहिए स्मॉलेस्ट? देखो यार, हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं, अलॉन्ग द ग्रुप की बात करते हैं, अलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अलॉन्ग द पीरियड की हम बात करते हैं, तो अगर हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस हो ना, तो उसमें हम एक ट्रेंड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, बहुत से फैक्टर्स देखना पड़ते हैं। सर क्वेश्चन सेम है, बस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का पूछा हुआ है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं आप लोगों से, यही है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही है। आगे और एमसीक्यू आएंगे, सो डू नॉट कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। टाइम भी वैसे कम हो गया, लेकिन आंसर में फैक्टर चेंज कर दिए आपने, फैक्टर बिल्कुल चेंज नहीं किए। जो पॉइंट एग्जैक्टली है वो बताया मैंने आप लोगों को यार, बिल्कुल वही पॉइंट बताया। देखो लॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। और पॉइंट ये भी बताया मैंने आप लोगों को कि भाई जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हो तो फिर इलेक्ट्रॉन की एडिशन के थ्रू एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये भी नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है। विलियम के अंदर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूवल करवाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे जो है हम कहते हैं अट्रैक्शन की फोर्स और अप्लाई करता है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज देखनी है यार, अलॉन्ग द पीरियड हम एक ही पीरियड की बात कर रहे हैं, तो अलॉन्ग द पीरियड हम एटॉमिक साइज डिक्रीज करते हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन डाल भी दिए तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा काज नहीं होता, ठीक है। और जब इतना इफेक्ट काज नहीं होता तो हम कहते हैं कि स्टिल इट हैज ग्रेटर साइज, ठीक हो क्या। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन या रिमूवल काज करती है साइज के ऊपर, ये चेंज इन जो है साइज डेवलप करती है। लेकिन जो हम फैक्टर यहां देख रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड, इट इज मच मोर, कहते हैं ना कि भाई अबंडेंट, के वो उस फैक्टर को सप्रेस करे, ठीक है। सर एमसीक्यू 3 भी अलॉन्ग द पीरियड है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं और ये सारे के सारे पीरियड 2 से बिलोंग करते हैं। फर्क तो यहीं पर ही आ जाता है ना हमरा, ठीक है। हाँ भी कोई और डिस्कशन रहती है सर, ये बताया हम यही 4 वाला जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था। Na प्लस लूज इलेक्ट्रॉन सो इट्स साइज स्मॉलर, कामिल यही बात तो की है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन आप लोगों का भी वैलिड है कि भाई देखो जब आप साइज की बात करते हो तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन एक जो है वो लूज किया है, सो इसका साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन बाकी सारे के सारे जो है ना ये जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इनका साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है। सर एमसीक्यू 4 का आंसर क्या हुआ? इट विल बी Be+2, बेरिलियम प्लस 2, ठीक हो गया। सारे मेंशन किए हुए हैं कि सेकेंड पीरियड, बट एमसीक्यू 3 में जनरली क्या था, केटाइन और एनाइन कंपेयर करना है। अच्छा भाई ठीक हो गया। अब ऐसे करते हैं कि कल फिर मुलाकात करते हैं, इसकी मैं फर्दर क्लैरिफिकेशन आप लोगों को और ज्यादा जो है वो थ्रू पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, कल हम इस पॉइंट से ही आगे मूव करेंगे। हमने मेल्टिंग पॉइंट डिस्क्राइब किया, बॉइलिंग पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।